बीएस कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल हमने जो पढ़ा था वो स्वर्णिम भारत के अंतर्गत 16 महाजनपदों को लेकर हमने बातचीत की थी। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं उनकी लेकर बातचीत की जाती है। उन राजस्थान के प्रमुख जो 4 जनपदों के बारे में हम विस्तृत तरीके से जानकारी हासिल करेंगे या उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। राजस्थान के जो 4 जनपदों के अंतर्गत स्टूडेंट जो नाम आता है, पहला नाम आता है उनके अंतर्गत राजस्थान के जनपद के अंतर्गत एक आता है जांगल, दूसरा आता है मत्स्य, तीसरा आता है सुरसेन और चौथा आता है सिबी। 1 बाय 1 को एक एक का अध्ययन करके हम ये जानेंगे स्टूडेंट कि इनका वर्तमान क्षेत्र कौन सा था और इनका अन्य नाम क्या था, इनका विस्तार क्या था, वहाँ के राजाओं को क्या बोला जाता था। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 करके मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखकर एक एक को बताऊंगा। तो स्टूडेंट, राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपदों के अंतर्गत स्टूडेंट मैंने बात की कितने हैं, 4। तो स्टूडेंट, जो अपन का पहला जनपद है उसकी मैंने बात की थी जांगल। यह है फर्स्ट जांगल। दूसरा जो जनपद आता है वो आता मत्स्य। तीसरा जो जनपद आता वो आता है स्टूडेंट सुरसेन। यह है तीसरा। और चौथा जो जनपद आता है राजस्थान के अंतर्गत, आपकी क्लास 10th की बुक के अंतर्गत दे रखा है सिबी। तो अब स्टूडेंट, हम इन जनपदों के अंतर्गत एक एक को विस्तृत तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, पहले जो जनपद आता है इसमें अपन बात कर रहे हैं जांगल। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाने से पहले ये बताया था कि अपन किस तरीके से एक एक जनपद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात कर लूँ कि जांगलों का वर्तमान क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो वर्तमान क्षेत्र को लेकर यदि बात की जाती है, जो अपन का राजस्थान के अंदर जोधपुर और बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसको जांगल जनपद के नाम से जाना जाता था। किस समय, जब अपन स्वर्णिम भारत के समय। तो स्टूडेंट, वर्तमान क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर, इस क्षेत्र को हम जांगल के नाम से जानते थे। यदि बात करें स्टूडेंट राजधानी को लेकर के, तो राजधानी की यदि बात करें, जांगल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर नागौर थी। अहिच्छत्रपुर नागौर, इसकी जो राजधानी कही जाती थी वो जांगल की अहिच्छत्रपुर नागौर थी। यदि अपन और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जांगल जनपद के बारे में, तो एक बात करते हैं, जो यहाँ के जो कौन थे, राजा थे या यहाँ का जो शासन करते थे उनको कहते थे जांगलधर बादशाह। बीकानेर जांगल प्रदेश के राजा को, जांगल प्रदेश के शासक
स्वयं को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। जांगलधर बादशाह। ठीक है स्टूडेंट, जांगलधर बादशाह कहते थे स्वयं को। और यदि अपन बात करें थोड़ी सी और इनके बारे में, जांगल जनपद के बारे में, तो इनका जो राज्य चिन्ह मिलता है, राज चिन्ह, यदि राज चिन्ह को लेकर बात करें तो इनका जो राज चिन्ह है वो है जय जांगलधर बादशाह। तो स्टूडेंट, जांगल प्रदेश के बारे में हम इन्हीं बातों को ध्यान से जानेंगे कि वर्तमान क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर वाला इलाका है, राजधानी क्षेत्रपुर नागौर है, और जांगल प्रदेश के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह के नाम से पुकारते थे। राजचिन्ह आता है इनका जय जांगलधर बादशाह। अब यदि बात करते हैं, जो दूसरा जो जनपद आता है वो है मत्स्य जनपद। दूसरा जनपद है स्टूडेंट मत्स्य। अब मत्स्य के बारे में यदि सबसे पहले करेंगे वर्तमान क्षेत्र, और इसमें स्टूडेंट एक बात और कर लेते हैं, जांगल के अंतर्गत इसका जो नाम मिलता है, एक और नाम मिलता है अन्य नाम। और अन्य नाम को लेकर यदि बात की जाती है तो स्टूडेंट अन्य नाम के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि इसको क्रू जांगला या माद्रे जांगला भी कहा जाता है। क्रू जांगला और माद्रे जांगला। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो अपन का नेक्स्ट जनपद आता है वो है मत्स्य जनपद। तो अपन इस तरीके से 1 बाय 1 करके दूसरा जो नंबर पर आता है मत्स्य जनपद, उसका भी इसी तरीके से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब है दूसरा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के सबसे पहले यदि बात करें कि वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, वर्तमान क्षेत्र, तो स्टूडेंट वर्तमान क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो अपन का जो वर्तमान में क्षेत्र आता है वो आता है विराटनगर जयपुर वाला या जयपुर। तो जयपुर का जो क्षेत्र है वो किसके नाम से जाना जाता था? मत्स्य के नाम से जाना जाता था। यदि इसकी बात कर लेते राजधानी को लेकर के, राजधानी, तो स्टूडेंट जो राजधानी थी इसकी विराटनगर या विराट नगर या वैराट। तो वैराट जो नदी है, बताया जाता है कि अर्जुन ने क्या निकाल दी थी? बाण से ही वैराट नदी निकाली थी। विराट नगर या वैराट। अब यदि बात करें मत्स्य जनपद की, तो मत्स्य जनपद के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र विस्तार है, मत्स्य जनपद का क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार के लेकर यदि अपन बात करते हैं, जो चंबल नदी से लेकर और सरस्वती नदी तक का क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? मत्स्य के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो क्या आते हैं, जिले आते हैं, जैसे जयपुर हुआ। और यदि अपन बात करें तो थोड़ा सा अलवर का भाग हुआ था। और ये जयपुर अलवर के जो क्षेत्र थे ये किसके अंतर्गत आते थे? मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। अब नेक्स्ट यदि बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में? सूरसेन जनपद के बारे में। सूरसेन, जो तीसरा जनपद है वो है सूरसेन। सूरसेन
जनपद यदि बात करें इसका अन्य नाम की, तो अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है सुरसेनोई। सुरसेनोई। राजधानी की भी यदि बात करें, राजधानी, तो राजधानी मिलती है मैथुरा या फिर मथुरा। सूरसेन की यदि और नेक्स्ट बात करें तो ये किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत फैला हुआ है, तो इनके अंतर्गत आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कुछ क्षेत्र करौली का भी का आता है। कहने का मतलब सूरसेन के अंतर्गत जो श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान, उनका भी संबंध इस जनपद से रहा है, तो इसका जो क्षेत्र था सूरसेन जनपद का, उसको ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है, ब्रज क्षेत्र। और बताया जाता है कि महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार जो सूरसेन जनपद है उसमें यदुवंश, यदुवंश अर्थात यादव वंश, यादव वंश ने क्या किया था? शासन किया था। यादव वंश ने शासन किया था। तो स्टूडेंट आपको ये तीनों जनपद समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट जनपद की बात करेंगे वो जनपद है सिबी। सिबी जनपद के बारे में स्टूडेंट अपन बात करते हैं। सिबी की यदि बात करें तो सबसे पहले इसके वर्तमान क्षेत्र को लेकर बात की जाती है। वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र में यदि अपन चर्चा करें तो जो वैसे तो बताया जाता है कि पाकिस्तान का सोरकोट जो जगह है, वहाँ की ये जातीय सिबी दक्षिण पंजाब में आकर के बस गई थी। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ वाला इलाका है, जैसे चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र के अंतर्गत सिबी जनजाति रहती थी और बाद में ये जनपद के नाम से कहलाई गई। सॉरी स्टूडेंट। तो वर्तमान क्षेत्र जो आता है अपन का चित्तौड़गढ़ वाला इलाका, चित्तौड़गढ़, इसके अंतर्गत जो सिबी जाति थी। राजधानी को लेकर यदि बात की जाती है तो राजधानी बताई जाती है नगरी। क्या बताई जाती है? नगरी। और यदि थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सिबी के बारे में, तो ये सिबी दक्षिण पंजाब की एक जाति थी और मैंने बताई थी सबसे पहले यह पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से ये क्या करी? राजस्थान के अंदर प्रवेश करी थी। तो स्टूडेंट इस तरीक़ा से अपन के जो प्रमुख रूप से 4 जनपद क्लियर होते हैं। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि जो स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश को लेकर के बात की जाएगी। भारत देश के अंतर्गत जो प्रमुख राजवंश हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन का इसके अंतर्गत जो अपन टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश।
स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश। स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंशों को लेकर के बात की जाएगी। सबसे पहले अपन जो राजवंश की बात करते हैं, भारत के अंतर्गत आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आता है वो मिलता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आएगा वो है नंद वंश। नंद वंश के बाद जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद जो नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे वो आएगा स्टूडेंट शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आता है वो आता है कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद जो अपन अध्ययन करेंगे वो आएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आएगा वो है गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद आएगा वर्धन वंश, और वर्धन वंश के बाद इसी को पुष्य भूति वंश भी कहा जाता है। इसके बाद जो अपन अध्ययन करेंगे वो आता है चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बाद अपन बात करते हैं कुछ विदेशी जातियां आती हैं, विदेशी जातियां। तो स्टूडेंट उनकी अपन बाद में बात करेंगे विदेशी जातियों के बारे में, लेकिन अपन का जो टॉपिक है वह स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, फिर आता है चोल वंश, पल्लव और चालुक्य वंश। लेकिन स्टूडेंट थोड़े से अपन बात करेंगे किसके बाद, वर्धन वंश के बाद अपन के तीन वंश और आते हैं। तीन वंश कौन कौन से आते हैं? वर्धन वंश से के बाद अपन के तीन वंश आते हैं स्टूडेंट, पाल वंश, एक वंश आता है राष्ट्रकूट वंश, और एक आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इनका भी अपन साथ में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे। वर्धन वंश के बाद आता है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट अपन कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत के अंतर्गत आक्रमण करते हैं। तो एक तरफ तो क्या होंगे, अपन के स्वर्णिम काल के अंतर्गत प्रमुख राजवंश होंगे, और दूसरी तरफ स्टूडेंट क्या होंगे, विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी कहने का मतलब बेटा, एक तरफ तो अपन के क्या होंगे, भारत देश के शासक होंगे, और दूसरी तरफ विदेशी लोग क्या करेंगे, भारत देश के ऊपर आक्रमण। तो सबसे पहले जो बात की जाएगी इनके अंतर्गत, सबसे पहले आएगा यूनान का जो शासक है वो है महान सिकंदर। सिकंदर के बाद जो नेक्स्ट विदेशी आक्रमणकारी आएगा स्टूडेंट वो आएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बाद जो अगला आएगा वो स्टूडेंट आता है अपन महमूद गजनबी, जिसने 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। नेक्स्ट जो आएगा मोहम्मद गोरी, जो उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में विजय हुआ था। मोहम्मद गोरी के बाद आता है बाबर, और बाबर का पूरा वंश भारत के ऊपर क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद आता है नादिर शाह। नादिर शाह
तो इस तरीके से स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, एक तरफ तो भारत देश के शासक होंगे और दूसरी तरफ विदेशी लोग क्या करेंगे, भारत देश के ऊपर आक्रमण करेंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट, जो हम एक तो भारत के शासक को पढ़ेंगे और दूसरा विदेशी आक्रमणकारी क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, मतलब युद्ध करेगा। किस तरीके से भारत देश के शासक इन विदेशी आक्रमणकारियों को चूर चूर करके भारत देश से भगाते हैं। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो पढ़ेंगे वो हम हर्यक वंश को लेकर के बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।